और एमसीडी इलेक्शंस पर हमारे संवाददाता अंकित बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। आइए देखते हैं। जरनैल सिंह जी वहाँ से छोड़ के पंजाब से चुनाव लड़े थे। उसको राजौरी गार्डन की जनता ने ठीक नहीं लिया। राजौरी गार्डन पिछले 10-15 दिन में जब वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए हमारे वॉलंटियर्स जा रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो फीडबैक कांस्टेंट यही था कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि भाई आप बीच में छोड़ के क्यों चले गए, आपने हमें धोखा दिया, आपने हमें धोखा दिया। जर्नैल जो पंजाब गए थे वो पार्टी का डिसीजन था, उनका डिसीजन था, वो जो भी कारण से गए थे। ये गुस्सा इतना ज़्यादा राजौरी गार्डन के लोगों का, हम उनको समझा भी नहीं पाए कि भाई अब जो नया कैंडिडेट आएगा वो अच्छा काम करेगा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा करेगा, ही विल टेक द अनफिनिश्ड टास्क जो जर्नैल का था। लेकिन वो राजौरी गार्डन की जनता ने अपने गुस्से का इजहार किया एंड द एंगर वाज टू मच। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दोबारा वही गलती हुई जो शायद 2013 के बाद हुई थी, उसके बाद भी यही बातें करनी पड़ी थी लोगों को समझाने के लिए? शायद दोबारा से वही मिस्टेक दोहराएगी। आई एग्री विद यू। मैं अभी जर्नैल सिंह जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे जाने की वजह से हार गए हैं, लेकिन हमारी पार्टी में इस तरह का कल्चर नहीं है, तो कांग्रेस का कल्चर है, हार जीत गए तो राहुल नहीं, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा जर्नैल को दोष नहीं दे रहे। आइडिया, जर्नैल पंजाब से चुनाव लड़ा, ये पार्टी का डिसीजन था, जर्नैल का डिसीजन, सबका कलेक्टिव डिसीजन था। उस डिसीजन को जनता ने अच्छा नहीं लिया। जनता बहुत नाराज थी कि भाई यहाँ से जीते, हमने 5 साल के लिए वोट दिया और अब बीच में छोड़ के क्यों चले गए, वो गुस्सा था। एमसीडी चुनाव अब 23 तारीख को है। जो यूजुअली जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव करती है तो सही कहा जाता है मेक और ब्रेक चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है क्योंकि आप काफी झगड़ा रहा है एमसीडी से, दिल्ली की काफी व्यवस्था एमसीडी संभालती है, उसमें आप कई पिछले सालों में चाहे डेंगू की बीमारी हो, चाहे गंदगी का हो, उसमें एमसीडी और आपके बीच में काफी मनमुटाव रहा। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये जो राजौरी गार्डन की सीट आप हारे हैं, इसका क्या आप असर देखते हैं? इसका असर नहीं पड़ेगा। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि 10 साल से दिल्ली नगर निगम में एमसीडी में बीजेपी का राज है। 10 साल के अंदर अगर आपको एक काम नजर आता हो, दिल्ली सरकार में हमने 2 साल में बहुत काम किए, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एक अच्छा काम जो बीजेपी वालों ने 10 साल में एमसीडी में किया, मुझे बता दीजिए। एक भी काम नहीं किया। 10 साल के अंदर चारों तरफ दिल्ली में इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतना कूड़ा, इतने मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब इनका काम था। अगर अभी भी जो भी व्यक्ति बीजेपी को वोट देगा, इसका मतलब वो एज इट इज दिल्ली ऐसी ही रहेगी, ऐसे ही कूड़ा कूड़ा चलता रहेगा, उसको वोट दे रहा है। अब समय आ गया है बीजेपी को बदलने का एमसीडी में, क्योंकि बदलाव चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है सबको मिलके। दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने 2 साल में इतने काम किए हैं, जनता बहुत खुश है उसको लेके, सब लोग बोल रहे हैं। तो अब इसीलिए जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी, ना कि नगर निगम को वोट देगी। कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है आपको कि बात जो एमसीडी चुनाव की है तो बीजेपी वहां पर है, उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आपके काम को लेकर भी बात उठ रही है, दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों के काम का कंपैरिजन एक बन रहा है, उसको लेकर एक बात उठ रही है। मतलब कहीं एक्चुअली गलत है। हमारे काम की चर्चा होनी चाहिए, हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम की चर्चा 24 घंटे होनी चाहिए। वी आर अकाउंटेबल, हम अकाउंटेबल है जनता के प्रति, मीडिया के प्रति। लेकिन पूरा का पूरा चुनाव केवल और केवल दिल्ली सरकार के ऊपर आके टिक गया है। दिल्ली नगर निगम के अंदर कितने घोटाले हुए, उन्होंने कितना पैसा खा गए। दिल्ली की काफी सारी जनता को तो ये भी नहीं पता कि सफाई करवाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। जैसे मैं एक एरिया में गया, वहां पे एक बूढ़ी अम्मा मिली, बोली भाई तुमने बिजली ठीक कर दी, बहुत अच्छा करा, तुमने पानी सस्ता कर दिया, बहुत अच्छा करा, मोहल्ला क्लिनिक भी खुल गया, स्कूल भी बच्चे हो गए, लेकिन हमारे गली के अंदर इतना कूड़ा हो रहा है, ये तूने साफ नहीं कराया। तो मैंने कहा अम्मा इसीलिए तो आया हूं, ये कूड़ा साफ कराने की जिम्मेदारी नगर निगम वालों की थी, मेरी नहीं थी। तो कहती है ये तो हमको पता ही नहीं। तो दिल्ली नगर निगम दिल्ली की सफाई करवाता है, बीजेपी की जिम्मेदारी थी 10 साल से सफाई कराने की, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इसीलिए आज आपके प्रोग्राम में सबको जानना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर इतना कूड़ा है, इतने मच्छर हैं, ये दिल्ली नगर निगम एमसीडी बीजेपी की वजह से या 10 साल की वजह से। इस बार ध्यान से वोट देना, अगर दोबारा बीजेपी को वोट दे देते कूड़ा एज इट इज रहेगा और आप आम आदमी पार्टी को वोट दो,
1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। आप जब भी बात करते हैं आप कहते हैं मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा कि आपके काम की तारीफ हुई। क्या आपको लोग मिले जो नाराज भी हैं आप लोगों से? रजौरी गार्डन के तो लोग आपसे नाराज दिख रहे हैं, उन्होंने आपको दिखाया कि चुनाव जहां जहां जो नाराजगियां हैं मैंने बता दी। राजौरी गार्डन के लोग किस वजह से नाराज थे मैंने बता दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक इस तरह का शायद अरविंद केजरीवाल का जो एम्बिशन है वो इतना ज्यादा था, पंजाब चले गए, खुद मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया हुआ, सुपरवाइजरी मुख्यमंत्री हैं, आपकी कैबिनेट में अभी एक सीट खाली पड़ी है, आपने उसको नहीं भरा, तो गवर्नेंस को लेकर सीरियस नहीं है। इसके ऊपर सवाल ऑपोजिशन भी उठाती है, कई जगह लोग भी उठाते हैं। नहीं, लोग नहीं उठाते। सरकार अच्छी चल रही है। दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इसमें इतने काम हुए हैं कि इन लोगों की सरकारों ने 15-15 साल में इतने काम नहीं किए जितने हमने किए। पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं कि 5 ऐसे बहुत बड़े बड़े माफिया थे दिल्ली के अंदर जिसको हमने डिमोलिश किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा माफिया था, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस जिनमें लाखों रुपए की डोनेशन चलती है, ये किसके थे? ये बहुत बड़े बड़े नेताओं के हैं, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े नेताओं के कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं। 2 साल से मनीष सिसोदिया ने इन स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, डोनेशन का सिस्टम खत्म कर दिया, सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया। ये सारा शिक्षा माफिया आज मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ा हुआ है। ड्रग माफिया था, अस्पतालों के अंदर फर्जी बिल लगते थे दवाइयों के, आधा आधा शेयर करते थे। इस पूरे दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर सतिंदर जैन ने सारी दवाइयां फ्री कर दी, सारा सिस्टम ठीक कर दिया। ये सारा ड्रग माफिया जो है इसको खत्म किया है। टैंकर माफिया चलता था। उत्तम नगर में डेली 400 टैंकर जाया करते थे, आज एक भी टैंकर नहीं जाता। घर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया। दिल्ली की 309 कॉलोनियों के अंदर 2 साल के अंदर पानी पहुंचा दिया। टैंकर माफिया को डिमोलिश किया है। ठेकेदारों का माफिया था, इतने ओवर इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक फ्लाईओवर बना 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा कर दिया। पहले 325 करोड़ का फ्लाईओवर 1000 करोड़ में बनता था, सारा पैसा खा जाते थे। ठेकेदारों का माफिया खत्म किया। तो इस तरह के ये जो बहुत बड़े बड़े एंट्रेंच्ड माफिया थे इनको डिमोलिश किया है। बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगा लिया। ये बिजली कंपनियों का माफिया था, हर साल बिजली के दाम बढ़ाती थी। इनको ये सारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सारे बीजेपी वालों के पास गए और अब मनीष सिसोदिया पे 3 केस कर दिए, सतिंदर जैन के ऊपर 4 केस कर दिए। सुन रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को गिरफ्तार करने वाले हैं। हमारा दफ्तर छीन लिया, हमारे दफ्तर के ऊपर ताला लगा दिया इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि गरीबों के लिए काम किया, आम आदमी के लिए काम किया। ये हमारे पीछे पड़े हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं कि हम लोग टूट जाएं। यही मैसेज लेके आप पंजाब गए थे, इसी तरह की बातें आप अपनी सभाओं में करते थे। पंजाब की जनता ने तो आपको सिरे से नकार दिया। वहां पे तो आप 100 सीट का दावा कर रहे थे। मुझे याद है मैं और आप साथ बैठे थे, आपने मुझे कहा था कि 100 सीट आएंगी। पंजाब के अंदर खेल हुआ बहुत बड़ा, पंजाब के अंदर बहुत बड़ा खेल हुआ। मैंने पहले भी बोला था कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये ईवीएम का मैंडेट है। किसी ना किसी दिन मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं सबूत रखूंगा जनता के सामने। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन बुलाने वाला है सबको कि आइए हैकाथॉन में आइए, करके दिखाइए। तो और ये अखबारों में छप रही है, कोई प्रेस रिलीज नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने। अगर ऐसा बुलाए इलेक्शन कमीशन, जाएंगे आप? सारे जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर से। क्यों आपको लगता है कि आउटरीच नहीं है? ये इतना बड़ा इशू है, जैसे आप कहते हैं कि जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा अगर इस तरह से होगा। जनता क्यों गुस्से में नहीं दिखाई पड़ रही? लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हार गए तो ईवीएम की गलती, जीत गए तो हमारा काम बहुत बढ़िया था? नहीं, ऐसा ये कहना गलत है, क्योंकि अगर आप ईवीएम के ऊपर मुद्दा उठाएं, अगर पिछले 5-7 महीने के अंदर जितने सबूत सामने आए हैं ईवीएम की गड़बड़ियों के, पहले कभी नहीं आए। पुणे से सबूत आए, पुणे के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट मिले। वो कह रहे जी मैं अपना वोट तो डाल के आया था, मेरा वोट कहाँ गया, मेरे परिवार का वोट कहाँ गया, 0 कैसे मिल सकते हैं। भिंड के अंदर 20 पत्रकारों की मौजूदगी में जब बटन दबाए गए, कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट पड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ थी उस मशीन के अंदर। धौलपुर के अंदर 200 में से 18 मशीनों में ये गड़बड़ पाई गई कि कोई भी बटन दबाओ और बीजेपी को वोट पड़ रहा है, कोई भी बटन दबाओ। अगर मशीन में गड़बड़ है, मशीन में तकनीकी खराबी है, तो कोई मशीन कांग्रेस को वोट देगी, कोई मशीन बीजेपी को, सारी मशीनें बीजेपी को ही क्यों वोट दे रही हैं? तो इससे एक शक पैदा होता है कि अंदर सॉफ्टवेयर बदला गया है, और अगर अंदर सॉफ्टवेयर बदला गया है तो फिर चुनाव डालने का कोई मकसद ही नहीं है। तो फिर जो आप आउटरीच की बात कर रहे हैं, अभी हम जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह जनता एक ही बात बोल रही है दिल्ली में
कह रहे जी हम तो आपको वोट देंगे, मशीन का क्या होगा? अगर सारे वोट कमल को ही डालेगी मशीन तो वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी से हार का बहाना ढूंढा जा रहा है? ऐसा क्यों मतलब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब बातें कर करके अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं? मान लीजिए अगर ईवीएम में इतनी ही गड़बड़ी होती तो फिर बीजेपी कोई भी चुनाव हारती ही क्यों? सारे चुनाव क्यों ना जीत जाती? दिल्ली में आपको क्यों इतना बड़ा बहुमत मिलता? क्यों बिहार में नीतीश कुमार जीत जाते? इस तरह की जो चीजें आपने जो इलेक्शन था उससे पहले आपने एक ट्वीट भी करा था कुछ समय पहले, 2 साल पहले जहां तक मुझे याद है, उसमें आपने कहा था कि दिल्ली कैंट में भी ऐसा हुआ। अगर उस समय उसके बाद आप चुनाव जीते 67 सीट आई तो आपने उसके बारे में बात करनी बंद कर दी। तो जब सूट करे तब ईवीएम में टैंपरिंग हुई है, जब ना करे तो ईवीएम में टैंपरिंग नहीं हुई है, सब ठीक है। हम तो सबूतों की बात कर रहे हैं, हम केवल एक चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, हमने तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हरियाणा के अंदर बीजेपी जीती, हमने तो कुछ नहीं कहा। आसाम के अंदर बीजेपी जीती, हमने तो कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र में जीती, झारखंड के अंदर जीती, हमने तो कुछ नहीं कहा। जब सबूत सामने आते हैं, भाई 20 पत्रकारों की मौजूदगी में अगर एक मशीन पे बटन दबाते जाओ और सारे, तो प्रश्न तो उठेंगे। धौलपुर के अंदर 200 में से 18 मशीनों में अगर इस तरह की, हो सकता है दूसरों में भी हुई हो, पकड़ी 18 मशीनें गई, तो प्रश्न तो उठेंगे। दूसरी चीज, जो प्रश्न उठाए उसको मीडिया को ये कह के बेइज्जत नहीं करना चाहिए कि हार गए तो हार गए। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो ये आपकी जिंदगी का भी सवाल है, मेरी जिंदगी का भी सवाल है। ईवीएम में गड़बड़ है तो कुछ बचेगा ही नहीं इस देश में। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी आपके साथ हैं इस पूरे ईवीएम वाले मसले पे? सर सारों सबको मेरे को कल पता चला कि बीएसपी ने और शायद कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर केस भी किया है। तो बहुत सारी पार्टियां साथ आ रही हैं, कुछ बोल रही हैं, कुछ केस कर रही हैं। मैं बस आखिरी सवाल एक आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप इंजीनियर खुद हैं, जो इलेक्शन कमीशन है उसने सीधा सीधा नकार दिया है। उसने कहा कोई तरीका ही नहीं है, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से लेकर अभी तक जब से ये यहां पर आया है फुल प्रूफ है, इसमें किसी तरह की टैंपरिंग नहीं हो सकती। क्या सोचकर आपने कहा कि हम इसको हैक कर लेंगे? क्या कर सकते हैं? मोटे मोटे इतने सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए, अगर फुल प्रूफ है तो भिंड की मशीन सारे बटनों के ऊपर बीजेपी को वोट क्यों दे रही है? सॉफ्टवेयर को टेम्पर किया गया। धौलपुर की 18 मशीनें सारे बटन को क्यों दे रही है? सारे बटन कमल को वोट क्यों दे रहे हैं? उस पुणे के कैंडिडेट की वोट कहाँ गई जो उसकी अपनी वोट पड़ी थी? इस तरह से पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स निकले। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका तो अपने से ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है। अमेरिका में भी बीच में ईवीएम आई थी, उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम टेम्पर की जा सकती है, टेम्पर प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनका ईवीएम और हमारी ईवीएम बहुत फर्क है। उनका हमारा मतलब ज्यादा एडवांस है। हमारा ईवीएम उनके हिसाब से कि वो उनको भेज दो, क्योंकि ऑनलाइन वहां पे अमेरिका वाला जो ईवीएम था वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता था, हमारा किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो वो हैक नहीं हो सकता। उनका ये कहना है। उनका ये कहना होगा, लेकिन हैक नहीं भी हो सकता। उसके अंदर 100 तरीके हैं जिसके जरिए ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। जी, अगर अपना इतना ही अच्छा है तो अमेरिका वालों से बात करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं भाई हमने एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमने अमेरिका से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी। जर्मनी ने बंद कर दिया, यूरोप ने बंद कर दिया, सारी कंट्रीज जिन जिन लोगों ने, जापान से हमारी चिप जो है जो ईवीएम में डलती है वो 2 कंट्रीज से आती है। अमेरिका की माइक्रोचिप्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से आती है, वहां पे ईवीएम नहीं यूज होती, वहां से आती है। जापान से रेनेसां करके एक कंपनी है, वहां से आती है, वहां पे ईवीएम यूज नहीं होती। जापान में भी पेपर बैलेट यूज होता है सारे। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कैसे एक्चुअली ये टेम्पर करते हैं, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन 10 तरीके हैं जिससे टेम्पर किया जा सकता है। एक तरीका आपको बताता हूँ। चिप बनती है जहां पे जापान में, मान लो जिस कंपनी में, उस चिप के अंदर बनाते वक्त उन लोगों ने कोई कोड डाल दिया, कोई वायरस डाल दिया, कोई बग डाल दिया, कोई ट्रोजन हॉर्स डाल दिया उसके अंदर, वो चिप इंडिया आई। अब आरटीआई के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि जो चिप वो बना के भेजते हैं उसको पढ़ने की हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, उसको पढ़ा भी नहीं जाता, उसके अंदर उन्होंने क्या डाल के भेजा। तो आप कैसे कह सकते हो कि चिप के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है? तो मतलब बीजेपी दूसरी कंपनीज को भी इन्फ्लुएंस करके वो कर सकती है, तो कांग्रेस भी हो सकता है टाइम पे ईवीएम आए तो वो भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप पॉसिबिलिटीज पूछ रहे हो। पॉसिबिलिटीज में आज आपको 10 पॉसिबिलिटीज दे सकता हूँ कि जिसके जरिए, तो अगर वहीं से सोर्स के ऊपर ही अगर चिप के अंदर ही गड़बड़ होके आ गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता, इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता, डीसी को भी नहीं पता, रिटर्निंग ऑफिसर को भी नहीं पता, पुलिस, किसी को नहीं पता। अगर एमसीडी जीते तो हमारी ईवीएम की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जीते चाहे हारे, हमारी ईवीएम की लड़ाई जारी रहेगी जब तक ईवीएम को रिप्लेस करके कहा जाए कि अगर आप एमसीडी जीते और उस ईवीएम की जांच कराई जाए तो आप उसके लिए तैयार होंगे? हम तैयार हैं। हम आज भी कह रहे हैं जीते तो दोबारा बैलेट पेपर करा लेना, हमें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं अब ईवीएम से आगे बढ़ना चाहूंगा। दिल्ली में एक अभी फिलहाल एक इस तरह का माहौल बना हुआ है कि
आम आदमी पार्टी, जैसे गवर्नेंस के ऊपर आपके सवाल उठाए गए, करप्शन एक ऐसा मुद्दा था जो आम आदमी पार्टी का, जिससे उठकर आप आए। करप्शन का एक ऐसा मुद्दा था कि ये सोच नहीं सकते थे कि आम आदमी पार्टी इस ब्लॉक की पार्टियों से अलग है। मतलब सर अभी क्योंकि लगता नहीं है कि वो मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आपके ऊपर वो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा शुंगलू कमेटी की एक रिपोर्ट से मैं 2-3 उठा लेता हूं, उसके बाद फिर हम उसके आगे बात करते रहेंगे। एक सीबीआई ने अभी एक सबसे पहले एक प्राइमरी इंक्वायरी शुरू करी है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। वो हेल्थ मिनिस्टर हैं आपके। हवाला के मामले में उन्हें बोला जा रहा है कि उन्होंने काफी पैसे का इधर उधर किया। आपके मिनिस्टर हैं, आप कहते हैं कि आप किसी तरह इस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की आवाजें उठती हैं, आपने जब आपकी पार्टी बनी थी उससे पहले आप जब आंदोलन करते थे 15 मिनिस्टर्स की एक लिस्ट निकाली थी, उनके ऊपर तब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आपने कहा था इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए। सत्येंद्र जैन क्यों बैठे हुए हैं अभी तक आपकी कैबिनेट में? सर 2 चीजें हैं। जैसा मैंने कहा कि हमने दिल्ली के बहुत बड़े बड़े माफिया को अटैक किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों से पंगे लिए हैं, वो हमें छोड़ने वाले नहीं है। वो रोज कीचड़ फेंकेंगे, हमारे ऊपर रोज कीचड़ फेंकेंगे। जब भी हमारे किसी एमएलए या किसी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप लगता है, मैं उसकी सारी कागज पढ़ता हूं। और मैंने हमेशा बोला है कि कल मेरा बेटा भी अगर गड़बड़ करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमने खुद जब प्राइमा फेसाई एविडेंस कहीं पे स्ट्रांग मिला तो अपने मंत्रियों को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया, उनको निकाल दिया। पहली पार्टी है जो ऐसा कर रही है। ये सारे कागज मैंने देखे हैं। सत्येंद्र जैन दिल्ली के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे मंत्री बनने के पहले। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं अपने बिजनेस में। उन करोड़ों रुपयों से उन्होंने कुछ जमीनें खरीदी थी 2007-2008 में, उसके आसपास। आज जब उन्होंने दिल्ली के ड्रग माफिया के ऊपर अटैक किया है, एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर माफिया को अटैक किया है, तब वो कह रहे हैं 2007 में 2008 में जमीन खरीदी थी वो गड़बड़ थी। कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने देखे हैं। लेकिन जारी उनकी इंक्वायरी जारी रहे। अगर जरा सी उनकी 2007 की भी गड़बड़ होती मैं बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन ये कीचड़ फेंका जाएगा। मनीष सिसोदिया के ऊपर क्या आरोप है? मनीष सिसोदिया का आप आरोप सुनोगे तो बड़े दंग रह जाओगे। वो टॉक टू ए के प्रोग्राम किया था जी। उसमें कह रहे हैं जब हमने फेसबुक को ट्विटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी टेंडरिंग नहीं की। फेसबुक तो एक ही कंपनी है ना। फेसबुक की टेंडरिंग करके फेसबुक कैसे आ सकता है? ट्विटर की टेंडरिंग करके इसके ऊपर मनीष सिसोदिया पे एफआईआर कर दी। तो मतलब जबरदस्ती ये दिखाना चाहते हैं टीवी के ऊपर, मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, ये भ्रष्ट हो गई, ये जनता समझ रही है, जनता यही कह रही है। ये पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? ये हमें तोड़ना चाहते हैं। जैसे दूसरे ऑपोजिशन के नेताओं की सबकी फाइलें खोल रखी है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, उनको आर्म ट्विस्ट करते हैं। हम मेरे ऊपर इन्होंने सीबीआई की रेड कराई कि कुछ मिल जाए केजरीवाल, कुछ नहीं मिला। हम इनसे टूट नहीं रहे, हम इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। हमारा दफ्तर छीन लिया इन्होंने, बताओ। उसी शुंगलू कमेटी पे आता हूं मैं, उसमें उस दफ्तर पे भी आऊंगा। मैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाह रहा था कि सत्येंद्र जैन से ही लेकर शुंगलू कमेटी ने यह भी कहा कि इन्होंने अपनी बेटी को अपने डिपार्टमेंट में रखा। कितने पैसे? नहीं, क्या करप्शन सिर्फ पैसे का ही होता है? पूछ रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पर भी। मैं सिर्फ आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने तुरंत मुझे कहा पैसे, वैसे मैं कह रहा हूँ करप्शन क्या सिर्फ पैसे का ही होता है? आप भाई भतीजावाद, आप इन सब चीजों के खिलाफ थे, डायनेस्टी के आप खिलाफ थे। आपकी पार्टी ने रूल बनाया कि एक परिवार से एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा। तो अगर करप्शन मान लीजिए पैसे का नहीं हुआ, आपने नहीं दिया, उनको इंटर्न रखा, उनको कुछ भी रखा, उनकी क्वालिफिकेशन इसके लिए जिस पोस्ट पे उनको रखा गया था उसके लिए क्वालिफाई नहीं करती, ऐसे और कितने आपने इंटर्न रखे जो सडनली सीधे आकर उनके लिए पोस्ट बना के उन्हें रखा जा सके? तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ये भी प्रोप्राइटी का सवाल है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करप्शन क्या है इसके अंदर? भाई उसको मैं पूरी बात कर लूं। एक उसको पैसा नहीं दिया, एक उसको गाड़ी नहीं दी, एक उसको घोड़ा नहीं दिया। वो ग्रेजुएशन करके आई थी और इस तरह के कई ग्रेजुएट्स को जो फ्रेशली आते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, कई सारे ग्रेजुएट्स को हम लोगों ने अलग अलग कामों के लिए, फ्रेशली ग्रेजुएट्स आते थे वो इंटर्नशिप करते थे या अलग अलग तरीके से ओएसडी या कुछ कुछ उनको बना देते थे। तो वो उनके अंदर एक जज्बा होता था कि देश के लिए कुछ करना है। फ्रेश ग्रेजुएट होके आए हैं और वो कहते थे हम 1-2 साल देंगे, पैसा नहीं लेंगे सरकार से। वो अपना टाइम देते थे। इसमें क्या हर्ज है? उसको अगर हम कोई पोस्ट देते, कोई पावर देते, कोई पावर भी नहीं थी उसकी, वो केवल घोड़ागिरी करती थी, सुबह से शाम तक वॉलंटियर की तरह काम करती थी। तो अगर कुछ गलत नहीं था तो आपने हटाया क्यों आया पब्लिक के प्रेशर में? इसका मतलब वो लड़की, मतलब जब मीडिया ने, हर बच्चा इसको हैंडल नहीं कर पाता। वो जिस स्थिति से वो गुजर रही थी वो लड़की,
जब सारे मीडिया ने चलाना चालू कर दिया, उसकी तस्वीरें दिखानी चालू कर दी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाई। उसने कहा मुझे नहीं करना काम। अच्छा, इसी को लेकर कई और भी सवाल उठे कि एक डॉक्टर निकुंज हैं, उनको आप लोगों ने रखा, उस पर सवाल उठा कि आपसे नजदीकी है, इस वजह से रखा गया। वो शीला दीक्षित ने रखा, मेरे टाइम का नहीं है। डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे कोई एंट्रेंस एग्जाम कुछ हुआ था। वो तो कह रहे हैं कि उनके लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके उनके सीवी को रेव अप करने के लिए उनको विदेश दौरे पे भेजा गया। विदेश दौरे पे वो डिफेमेशन केस कर रहे हैं अब। ये उनका पासपोर्ट उठा के देख लीजिए, वो गए नहीं विदेश दौरे पे। अच्छा, हाँ। और वो जो उनके उसका है एज अ डॉक्टर, वो मेडिकल डॉक्टर है। शीला दीक्षित जी के टाइम में उन्होंने एंट्रेंस दिया था दिल्ली सरकार में, और तब से वो डॉक्टर हैं। कुछ अलॉटमेंट के बारे में बात करी गई कि आपने जैसे जो आपका ऑफिस था, वो ऑफिस आपने अपने आप को दे दिया, ठीक तरीके से नहीं दिया, एलजी के पास आपने फाइल नहीं भेजी। मैं आपसे पहले मिनिस्टर को वो दिया, उसके बाद फिर अपने मैं आपको बता देता हूँ, आपने अपने एमएलए को भी एक घर दिया ऑफिस के नाम पर, उसको वहां पर फुली फर्निश कर दिया गया। स्वाति मालीवाल को आपने घर दिया, जिससे कि जो कमेटी की रिपोर्ट हो गई थी, सब प्रोविजन ही नहीं है, आपने प्रोविजन के बिना ही ये सब काम कर दिए। तो एक माहौल या एक इमेज इस तरह की जा रही है कि ये भी वही कर रहे हैं जो सब करते थे, अपने लोगों को बांट दो, पोस्ट बांट दो, घर बांट दो, वही कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बताओ तो इसी स्पेसिफिक कहाँ गड़बड़ करी। पूरी शुंगलू कमेटी उठा के देख लो, पूरी रिपोर्ट के अंदर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार अगर हो, एक ही चीज शुंगलू साहब ने जगह जगह लिखी है, एलजी को फाइल नहीं भेजी, एलजी को फाइल नहीं भेजी, एलजी को फाइल नहीं भेजी। हम उन दिनों में एलजी को फाइल नहीं भेजा करते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद हमने एलजी को फाइलें भेजनी चालू कर दी। बस एक ही चीज के ऊपर, इसकी फाइल नहीं भेजी, उसकी फाइल नहीं भेजी, ये वाली फाइल नहीं भेजी, वो वाली फाइल नहीं भेजी, हर चीज के अंदर ये लिखा हुआ है। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, 67 सीट है हमारी। कानून में लिखा है कि जिस पार्टी की इतनी सीट होती है उसको सरकार की तरफ से एक ऑफिस अलॉट किया जाता है, सरकारी ऑफिस अलॉट किया जाता है, जो नॉर्मली घर होता है, घर को ऑफिस का। कांग्रेस की 0 सीट है दिल्ली में, उनको बीजेपी वालों ने 4 घर अलॉट किए हुए हैं ऑफिस बनाने के लिए। बीजेपी की 3 सीट है दिल्ली में, उनके पास 7 घर हैं ऑफिस बनाने के लिए। वो 7 घर रख सकते हैं, वो ठीक है। कांग्रेस 4 घर रख सकती है अपना ऑफिस बनाने के लिए, वो ठीक है। दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है, वो एक घर अगर लेती है तो सारी गड़बड़ हो गई, इस घर पे ताला लगा दिया, रिकवरी का नोटिस भेज दिया, ये तो ठीक नहीं है। अरविंद, सब लोग आपका जिस तरह का पहनावा है, रहन सहन है, उससे खैर बीजेपी काफी सवाल उठ जाती है आपके रहन सहन पे, लेकिन इस तरह का आपका पहनावा है, सादे आदमी दिखाई पड़ते हैं, लोगों को अपने जैसे दिखाई पड़ते हैं। लोग ये जरूर पूछ रहे हैं कि 16,000 की थाली में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या खाया, यही बता दीजिए कि क्या क्या खाया आपने 16,000 की थाली में। ये देखिए, ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हाँ। मतलब जिस तरह से मुझे दुख होता है, एलजी के यहाँ से ये चीजें लीक की जा रही है। राजनिवास आज दिल्ली सरकार को गिराने का या उसके खिलाफ षड्यंत्र करने का एक अड्डा बन गया। आज भी है या पहले वाले एलजी? ये तो अभी इन्होंने किया था, मुझे तो लगा कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये उन्होंने आधी फाइल उन्होंने लीक की मीडिया को। ये मनीष सिसोदिया की फाइल नोटिंग है। इस फाइल नोटिंग में मनीष सिसोदिया लिखते हैं, द रेट्स चार्ज्ड आर एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल एंड बियॉन्ड ऑल अप्रूव्ड नॉर्म्स। अकॉर्डिंगली द प्रपोजल टू मेक द पेमेंट इज नॉट अप्रूव्ड सिंस इट इज नॉट एज पर। तो ये हुआ ही नहीं। आप मुझे इसकी डेट बताएंगे, किस दिन कब का ऑर्डर है? ये 20 जुलाई 2016, पिछले साल। ये जो पार्टी की बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है? हाँ। तो इतना समय लग गया आप लोगों को रियलाइज करने में कि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया? भाई बिल आते हैं, क्या होता है, मतलब मेरे घर में अगर कोई डिनर है तो हम तो कहते थे भाई डिनर ऑर्गेनाइज करो। वो ऑफिसर्स कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या टेंडरिंग करते हैं, उनका काम है। सो दे ऑर्गेनाइज द डिनर। वंस दे ऑर्गेनाइज द डिनर, तो ये बिल जो है करते 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 मनीष सिसोदिया के पास क्लियरेंस के लिए गया था, बिकॉज एट दैट टाइम वाज द मिनिस्टर इन चार्ज। व्हेन द बिल वाज पुट अप टू हिम, ही रिजेक्टेड द बिल। चलिए, दैट्स इट। बीजेपी की, क्योंकि आजकल वो समोसे भी लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने तो 1 करोड़ के समोसे खा लिए। वो कौन सा है, वो मुझे समझ नहीं आया। वो कह रहे हैं कि आपका कुछ बिल यहाँ का जनरेट हुआ घर का, कि यहाँ पे स्नैक्स वगैरह के करीब 1 करोड़ रुपए का बिल है। इन सबसे अलग हटके में आपने एक, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब वो किस स्तर पे आ गए हैं। जब उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए के मरे हुए लोगों को पेंशन दे दी, मरे हुए लोगों को तनख्वाह दे दी, 40,000 घोस्ट एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे दी। ये इनका मकसद है। उस सारी चीजों से पूरे दिल्ली के अंदर कूड़ा कूड़ा कर दिया, पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, मच्छरों से पूरा, उस सारी चीजों से ध्यान हटा के चुनाव के 10 दिन पहले ये
चीजें उठाना है, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे केसेस में अब इसके अंदर भी सीबीआई का केस दर्ज कर दिया, मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का केस, सत्येंद्र जैन। क्यों? अगर आज मैं बिजली कंपनियों से मिल जाता, मैं भी पैसे खाता और थोड़े बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों को भेज देता, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। मैं भी ठेकेदारों से मिल जाता, मैं भी टैंकर माफिया से मिल जाता, मैं भी दवाइयों के माफिया से मिल जाता, मैं भी शिक्षा माफिया से मिल जाता, और मैं भी पैसे खाता, मनीष भी खाता, सत्येंद्र भी खाता, थोड़े विजेंद्र गुप्ता को भिजवा देते, थोड़े बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, सारे खुश थे। प्रॉब्लम उनकी यही है कि हम इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हम टूट नहीं रहे इनसे। वो विजेंद्र गुप्ता जी बड़े नाराज हैं, आपने बड़ी अजीब सी पीछे फोटो लगा दी है उनकी पोस्ट। हमने तो उनको चिट्ठी लिखी है, भाई आप भिजवा दो एक अच्छी सी फोटो, हम चेंज कर देंगे। मैं आपसे एमसीडी चुनाव पे आना चाहता हूँ, यही बात हो रही है, मुद्दों की बात कर नहीं रहे, कोई अपना ब्लूप्रिंट नहीं बता रहा, ना बीजेपी बता रही, ना आप बता रहे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम बता रहे हैं, हम कैसे बिल्कुल बदल देंगे दिल्ली को। बताइए, सबसे पहले चीजें बताइए जो आप आती करेंगे। हाउस टैक्स माफ करेंगे, हाउस टैक्स माफ करने के बाद 1 साल के अंदर दिल्ली एमसीडी को प्रॉफिट में लेके आएंगे। दूसरी चीज, 1 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे, कूड़े से और मच्छरों से दिल्ली को निजात दिलाएंगे। जितने एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको हर दूसरे महीने, तीसरे महीने हड़ताल करनी पड़ती है, उनको हर महीने की 7 तारीख को उनके बैंक अकाउंट में तनख्वाह मिल जाया करेगी, और उनको हड़ताल करने की जरूरत नहीं, उनको पक्का करेंगे और उनके एरियर दिलवाएंगे। पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, इसके लिए, और जो सफाई है, सफाई के लिए भी हमने सोचा है कि इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, जो भी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया भर के अंदर वो लेके आएंगे, और उससे दिल्ली की, जैसे वैक्यूम क्लीनिंग हम करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दी, बोले एमसीडी की सड़कों पे हम करने नहीं, तो पूरी दिल्ली के अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट से इसकी सफाई करवाएंगे। पार्किंग की समस्याओं के एरिया वाइज प्लान बनाए जाएंगे, कहीं पे अंडरग्राउंड पार्किंग, कहीं पे सरफेस पार्किंग, जो भी जरूरत है। जितने पार्क्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व किया जाएगा, और आरडब्ल्यूएस को इन्वॉल्व, मैंने देखे हैं कि जहां जहां अच्छे आरडब्ल्यूएस हैं और उनको पार्क दिए गए, उन्होंने बहुत अच्छे मेंटेन किया, जैसे डिफेंस कॉलोनी है। हाँ, तो नाराज काफी सारे कह रहे हैं कि पहले चुनाव से पहले मिलते थे, अब तो बात भी नहीं करते। ऐसा नहीं है, मैं रोज मिलता हूँ 10 बजे। अरविंद, मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ के ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि पंजाब में अभी ईवीएम की वजह से हार गए, रजौरी गार्डन में लोगों का गुस्सा था, क्या इंट्रोस्पेक्शन हुआ? लोग कह रहे हैं कि कुछ ये ऐसा लगता है कि बस एक आदमी वाली वही पार्टी, कोई कुछ बताता ही नहीं है, कोई क्या कुछ इंट्रोस्पेक्शन हुआ? क्या आप लोगों को लगा कि गलती क्या हुई? आपने अपनी अच्छाई बताई, गलती क्या हुई अरविंद केजरीवाल से? क्योंकि आपके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था, पंजाब में भी जीतते हैं तो भी आपके चेहरे पे जीत रहे थे, हार रहे हैं तो अब आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। तो क्या गलती हुई अरविंद केजरीवाल से कि आप लोगों को इस तरह का फिलहाल ये एक वक्त देखना पड़ रहा है कि जिसमें आप पंजाब हारे, गोवा हारे, और यहाँ पे ये रजौरी गार्डन की सीट भी हारे? मैंने तो पंजाब का तो मैंने आपको कारण बता दिया, और कोई कारण? पार्टी के अंदर 100 कमियां हो सकती हैं, और जब आप इतना बड़ा चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारी कमियां होती हैं। पार्टी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन हुआ है, उसकी वजह से जो जो चीजें निकल के आ रही है उस पर पार्टी अंदर काम कर रही है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन कारण, हार का मेन कारण मेरे हिसाब से ईवीएम है इन तीनों राज्यों के अंदर, एटलीस्ट ये उत्तराखंड, यूपी एंड पंजाब के अंदर। बाकी जितने भी, राजौरी गार्डन का मैंने आपको प्रिडोमिनेंट कारण बता दिया, लेकिन कल ही हमारी मीटिंग हुई थी, और कि मतलब कारण वो हो सकता है, लेकिन डिड वी परफॉर्म, मतलब क्या हम और अच्छा कर सकते थे, इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन होता है। कल ही हमारी मीटिंग। मैं 2 सवाल आपसे आखिर में और पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब बिखरती दिख रही है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द आम आदमी पार्टी। वो आप लोग कई बार जब से अन्ना आंदोलन हुआ था, एक आपके एमएलए छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं, बाद रोज खबर आती है कि वो एमएलए भी नाराज चल रहा है, वो भी नाराज चल रहा है। एक बहुत बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, जो जब 2015 में आप जीते थे तो बिल्कुल आपके साथ में खड़े हुए थे, कुमार विश्वास, वो आजकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, ना चुनाव में कहीं दिखाई पड़ रहे कैंपेन करते हुए। क्रिप्टिक मैसेजेस उनके ट्विटर पे आते रहते हैं कि अभी भी घर जलने से बचाया जा सकता है। बात करिए आपने कि उनके पास कोई सोल्यूशन है आप घर जलने से बचाने के लिए? देखिए, जो ये आप बोल रहे हैं, जब से मेरे को याद है अन्ना आंदोलन हुआ है 2011 से, तब से मीडिया पता नहीं हमें कितनी बार हमारे को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुका है, फूल माला हमारी फोटो पे चढ़ा चुका, अब मर गए, अब दोबारा नहीं आएंगे, अब मर गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। हमारी मौत और हमारी जिंदगी इस देश के लोगों के हाथ में और ऊपर वाले के हाथ में। जब तक ऊपर वाले की मंशा है तब तक हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और जिस दिन ऊपर वाले ने सोच लिया अब इनको मारना है, हमें कोई कुछ बचा नहीं सकता। तो ये जो बार बार कि मर गए, अब देखते हैं कि मरे कि जिंदा रहेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन जब तक जिंदा हैं
देश के लिए काम करते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, लोगों के लिए, समाज के लिए काम करते रहेंगे। कुमार साथ में काम करेंगे? अभी समय नहीं है कि सबको इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए। अलग अलग जिम्मेदारियां। क्यों नाराज हैं? आपकी बात हुई उनसे? नहीं, कोई नाराज नहीं है। मतलब वो सिर्फ ट्वीट पे बात करते हैं आजकल, या वैसे भी बात उनके करते हैं? ट्वीट को आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में हर दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आता था, कम से कम पंजाब चुनाव से पहले तक तो आता ही था। अब मोदी जी के बारे में बात करनी बंद कर दी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि मोदी जी से पंगा लेने में कोई फायदा नहीं है, उसको कुछ बोलेंगे तो जनता आपको ही हराएगी। मतलब अगर मैं बोलता था तो कहते थे बोलता क्यों है, और नहीं बोलता तो कहते हैं बोलता क्यों नहीं है। तो आप किसी तरह से तो खुश रहिए ना। मतलब नहीं, मतलब अब कहीं आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, डिमोनेटाइजेशन की जब बात जरूरत पड़ेगी बोलेंगे। चलिए, अरविंद केजरीवाल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आपके सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर आपने 10 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि देश की राजधानी कैसे कूड़ा 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 हो गई है, बहुत ही गंदगी है, बहुत ज़्यादा मच्छर है। अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो आपको एमसीडी के अंदर पार्टी को बदलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बदलना जाता है। अगले 5 साल भी ऐसे ही कूड़ा रहेगी दिल्ली। ये मौका है, सब लोग मिल जाओ, सारे इस बार झाड़ू से सफाई करो। चलिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बात और भी जरूरी कही कि चाहे जीते या हारे वो तैयार हैं। अगर एमसीडी चुनाव में वो जीतते हैं तो तैयार हैं ईवीएम की जांच कराने के लिए, और हारे तब तो वो बिल्कुल इस बात को कहेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल 23 तारीख को चुनाव में 24 को रिजल्ट आ जाएंगे। उम्मीद करेंगे आपसे एक बार फिर मौका मिलेगा इस बात को समझने का कि कहां कमी रही या कितनी खुशी रही जो भी चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। ये थे अरविंद केजरीवाल। खबरों का सिलसिला आज तक जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक।